रामपुर नाम का एक बहुत सुंदर सा गांव था। गांव सुंदर तो था, पर गांव वाले सभी निरक्षर थे। गांव के हर परिवार का जीवन खेती पर ही निर्भर था। रामपुर के समीप में ही रहने वाले सीतापुर नाम के गांव में अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर रही गीता के पास रामपुर से उसके चाचा चाची गोविंद और अरुणा आए थे। बेटा गीता, इतनी छोटी उम्र में तुम पर दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी सावधानी बरतने वालों के साथ भी ऐसी सड़क दुर्घटना भला कैसे हो सकती है? इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? बेटा गीता, यहाँ के सारे काम निपट जाने के बाद तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। तुम अब से हमारे साथ ही रह सकती हो। हमारी संतान की कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में माता पिता की कमी हम दूर करेंगे। यूं चाची ने कहा। वहाँ के सारे काम निपटाकर गीता अपने चाचा चाची के साथ उनके गांव चली गई। अब रामपुर गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा था तो वो सिर्फ गीता थी। एक दिन जब घर पर चाचा चाची नहीं थे, तब गीता ने मन ही मन सोचा, मेरे यहाँ रहने से चाचा चाची को थोड़ी तो दिक्कत हो ही रही होगी। वे दोनों हर दिन काम पर जाकर मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत में मुझे भी थोड़ा बहुत अपना हाथ बटाना चाहिए, इसलिए मुझे भी कोई काम करना चाहिए। यूं कुछ देर तक गीता सोचती रही। कुछ समय बाद उसे कोई उपाय सूझा। जब माँ बाबूजी थे तब मैं पढ़ाई किया करती थी ना, क्यों ना अब इस गांव के बच्चों को मैं पढ़ना लिखना सिखाऊं। हर महीने उनसे थोड़े थोड़े पैसे ले लूंगी। यही सोचकर वो गांव के घरों में जाकर सबसे कहने लगी कि वो अब से ट्यूशन लेगी। पर गांव वालों को पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इस तरह गीता गांव भर घूमती रही। उस शाम गीता के चाचा को आने में थोड़ी देरी हो गई। वे जल्दी जल्दी में गीता के पास आए और कहा, सुना है आज तुमने गांव भर में घूमकर उनसे कहा कि तुम उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओगी। मन लगाकर मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को क्या तुम बिगाड़ना चाहती हो? चाचा जी, छोटे बच्चों को तो स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ना कि इस तरह मजदूरी करनी चाहिए। लगता है आपको पढ़ाई की कीमत पता ही नहीं है। मैं एक दिन सबके सामने साबित करके रहूंगी कि पढ़ाई लिखाई के क्या फायदे होते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन गांव के सभी किसानों को अपनी खेती में लागत लगाने के लिए पैसों की जरूरत थी। चूंकि गांव वाले कोई भी एटीएम मशीन को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, तब गीता बैंक के मैनेजर से मिलने गई। सर, आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर मैंने कुछ सोचा है। इसमें आपकी सहायता तो होगी ही और साथ ही साथ आधुनिकीकरण की ओर गांव वालों को भी मोड़ना है। हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे किसी पढ़े लिखे का ही मैं इंतजार कर रहा था। तुमने जो भी उपाय सोचा है तुम उसके काम में लग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बैंक मैनेजर की सहायता से गीता ने एक बड़े से टमाटर के आकार में एक एटीएम मशीन बना दी। गीता उस टमाटर के आकार वाली एटीएम मशीन में बैठकर आवाज देने लगी, मेरे प्यारे गांव वासियों, ये देखो एटीएम। आप इस मशीन से जितने पैसे चाहे पैसे ले सकते हैं, जितनी सब्जियां चाहे उतनी सब्जी ले सकते हैं। गांव वालों के लिए टमाटर एटीएम एक अनोखी सी चीज थी। आपको इस टमाटर एटीएम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जब आप इसके पास आओगे तो आपको अपने आप ही सब पता चल जाएगा। चूंकि गांव वालों के लिए ये एक नई सी चीज थी, इसलिए सभी उत्सुक होकर उस मशीन के पास सब्जियां और पैसे लेने आने लगे। इस तरह गीता गांव वालों के अंदर आधुनिकीकरण लाने की अपनी ओर से कोशिश कर रही थी। गांव वालों का उद्धार करने के लिए गीता की इस कोशिश को गांव के एमएलए ने देख लिया। बेटा, तुम जैसों की सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तुम्हें इस गांव का प्रमुख अधिकारी घोषित करता हूँ। गांव को पढ़ा लिखा कर साक्षर करने में तुम्हें जैसी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बता देना। ये कहकर एमएलए वहाँ से चला गया। गीता दिन भर टमाटर एटीएम चलाया करती। फिर गांव के चौराहे पर पेड़ के नीचे वो बच्चों को ये कहकर बुलाती कि अगर कोई आधे घंटे तक उसके पास बैठकर पढ़ाई करेगा तो उसे वो मुफ्त में टमाटर देगी।
टमाटर की लालच में ही क्यों न हो, उसके पास कई बच्चे आकर पढ़ाई करने लगते। कुछ ही दिनों में गीता ने पूरे गांव वालों में ये साबित कर दिया कि पढ़ाई जिंदगी में कितना महत्व रखता है। एक गांव में प्रमिला नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी गीता के साथ रहा करती थी। प्रमिला अपनी बेटी गीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। कभी भी उसे अपने पिता की कमी महसूस होने नहीं देती थी। प्रमिला उसके पड़ोस में रहने वाली रेणुका के घर पर बर्तन धोने का काम किया करती थी। रेणुका की इकलौती बेटी थी, उसका नाम दिव्या था। रेणुका भी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन दिव्या ने अपने माँ के पास आकर उससे कहा, माँ, अभी बरसात का मौसम आने वाला है ना, और मेरे पास जो मिनी इलेक्ट्रिक बाइक है जिस पर मैं स्कूल जाती हूँ, समझो अगर अचानक से बरसात हो गई तो मैं भीग जाऊंगी ना, तो मैं भीगने से बचूं, इसलिए अब मुझे इलेक्ट्रिक मिनी कार लाकर दे दो ना माँ। अच्छा, क्यों नहीं दिव्या, तुम कोई चीज मांगो और मैं तुम्हें लाकर ना दूं। वैसे बरसात के मौसम में अभी थोड़ा समय है, उससे पहले ही मैं तुम्हारे लिए मिनी इलेक्ट्रिक कार ला कर दूंगी। यूं माँ ने अपनी बेटी को विश्वास दिलाया। जब माँ बेटी यूं बात कर रहे थे, तब पोंछा लगा रही प्रमिला ने उनकी बात सुन ली। काश कि मैं भी अपनी बेटी को ऐसी मिनी कार दिला पाती, तो वो भी बिना भीगे स्कूल जा सकती। जब से उसका जन्म हुआ है, 2 जोड़े कपड़े के अलावा मैंने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा। गीता को ये कार दिलाकर मैं उसे बहुत खुश कर दूंगी। वैसे ये मिनी कार कितने रुपए में मिलती होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 में मिल जाती होगी। चलकर मालकिन से उसका दाम पूछ लेती हूँ। ये जानने के लिए प्रमिला रेणुका के पास गई। रेणुका ने पूछा, क्या हुआ प्रमिला, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ मेम साहब, दरअसल आप अपनी बेटी के लिए जो मिनी कार खरीद रही है ना, मैं भी सोच रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए खरीदूं। आप अगर मुझे उतने रुपए दे देंगे तो मैं अपनी बेटी के लिए कार खरीद लूंगी। 2 या 300 रुपए में कार मिल जाएगी? मिनी कार में कम से कम 20 से 25 हजार लग जाएंगे। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे 10 महीने की कमाई जाएगी उसमें। वो भी तुम बिना खाए पिए पैसे बचा कर रखोगी, तब जाकर तुम खरीद पाओगी। इसीलिए ऐसे सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो। यूं ही कुछ दिन बीते। एक दिन गीता ने अपनी माँ प्रमिला से कहा, माँ, बरसात का मौसम आ गया है ना, ऐसे में जब मैं स्कूल जाऊंगी तो लौटते समय बरसात तो होगी ही और मेरी सारी किताबें भीग जाएंगी। माँ, मैं सोच रही थी अपने पास जो चावल का थैला आता है ना, क्या तुम उससे मेरे लिए एक बैग बनाकर दे सकती हो? भले ही मैं भीग जाऊं, कोई परवाह नहीं। बेटा, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो तुम मेरी बेटी बनकर आई। घर के हालात को तुम अच्छे से जानकर मुझसे किस चीज की जिद करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये बहुत अच्छे से समझती हो। पर एक माँ के हैसियत से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें हर जगह कटौती कर कर जीना पड़ता है। फिलहाल के लिए तुम्हारी किताबें ना भीगे, इसलिए मैं बैग तो सिल दूंगी। बरसात के मौसम में दिव्या और गीता हमेशा की तरह स्कूल जाने लगे, पर लौटने के समय धुआंधार बारिश शुरू हो जाती। इस बरसात में ना जाने मेरी बेटी का क्या हाल होगा। वो भीग रही होगी या बादल के कड़कने पर डर कर कहीं छुपी होगी। यूं मन ही मन सोचकर तुरंत अपनी बेटी की खोज में निकली। दूसरी ओर रेणुका घर पर सोच रही थी, ये क्या, दिव्या अभी तक घर क्यों नहीं आई? बरसात से बचने के लिए तो मैंने उसे मिनी कार दिलाई थी, फिर भी वो नहीं लौटी। ये सोचकर रेणुका भी एक बड़ा सा छाता लेकर दिव्या की तलाश में बाहर निकली। यूं बहुत दूर चलने के बाद अपने दोनों बेटियों को एक साथ देखा। अरे बेटा गीता, तुम बरसात में भीग रही हो, तुम कहीं पेड़ के नीचे भी खड़ी हो सकती थी ना। माँ, मेरी किताबें ना भीगे इसलिए तुमने बैग सिल कर दिया है ना मुझे। तुम मेरे लिए चिंता करती, इसीलिए मैं भीगती हुई घर आ रही थी। गीता ने जैसे ही माँ से ये कहा, उसने तुरंत पास वाले पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और गीता को भीगने से बचाने के लिए उसके सर पर आड़ा रखा। रेणुका ने देखा कि अपनी बिगड़ी हुई कार के पास दिव्या खड़ी थी। दिव्या तुरंत चलकर अपनी माँ के पास आई। माँ, तुमने जो मुझे कार दिलाई है वो बीच रास्ते में ही बिगड़ गई। अब तो वो स्टार्ट भी नहीं हो रही। माँ, मुझे इसने बरसात में भिगा दिया, देखो ना माँ। हाँ ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये कहती हुई रेणुका ने अपने छाते के नीचे अपनी बेटी को ले लिया। इस
इस तरह प्रमिला और रेणुका अपनी अपनी बेटियों को भीगने से बचाती हुई अपने घर ले गई।